जब मैं 19 साल का था तब मैं एक उबर ड्राइवर के रूप में काम करता था। मुझे अभी तक यह पता नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कॉलेज या कुछ भी शुरू नहीं किया था। मैं बस अपने बिलों का भुगतान करने के लिए उबर कर रहा था, जब तक कि मैं यह सब नहीं समझ पाया। उस रात मैं 7 बजे से गाड़ी चला रहा था। सुबह 3 बजे तक या यही मैं करने की योजना बना रहा था। अधिकांश अन्य ड्राइवर उस समय काम नहीं कर रहे थे और मैं हमेशा रात में काम करने वाला व्यक्ति था, इसलिए यह ठीक वही समय था जब मुझे काम करना पसंद था। रात 11 बजे के आसपास मैंने एक महिला को बार से उठाया और उसे घर छोड़ने के लिए 35 मिनट की दूरी पर चला गया। यह शहर के किनारे पर एक बहुत ही एकांत और शांत क्षेत्र में था। उसके बाद 10 मिनट की दूरी से एक और पिकअप अनुरोध आया। मैं इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक था, क्योंकि ड्रॉप ऑफ स्थान शहर की ओर नहीं बल्कि उससे भी दूर था। फिर भी मैंने इसे स्वीकार कर लिया और बस उम्मीद की कि अगला व्यक्ति शहर की ओर जा रहा होगा, जहां संभवतः अधिक काम होगा। मैंने सड़क पर गाड़ी रोकी और पिकअप स्थान की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। वहां पहुंचने के लिए सड़क खेतों के एक समूह से होकर गुजरती थी और इसके अलावा और कुछ नहीं था। वहां कोई अन्य कार भी नहीं थी। जब मैं अंतिम मोड़ पर पहुंचा तो वहां एक पतली गंदगी थी। सड़क के अंत में एक खेत के बीच से होकर जाने वाली सड़क लंबी घास या गेहूं की थी। मैं एक छोटी पहाड़ी के ऊपर एक फार्म हाउस देख सकता था, जो वह स्थान था जिसके बारे में ऐप ने बताया था कि वे वहां हैं। मैंने गाड़ी रोकी और घर के ठीक सामने खुली घास में पार्क किया। लाइट बंद थी और कोई भी बाहर नहीं था। कुछ सेकंड के बाद मैंने उन्हें यह बताने के लिए हल्का हॉर्न बजाया कि मैं यहां हूं। मैंने अपनी खिड़कियां नीचे कर ली थीं और हवा में उड़ती फसलें बहुत तेज थीं। मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यात्री के दरवाजे पर अचानक दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने उस सड़क पर पीछे देखने के बारे में नहीं सोचा था जहां से मैं अभी आया था, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से लगा कि वह घर से आ रहा होगा। आदमी ने खुली खिड़की से अपना सिर झुकाया और मेरी तरफ देखा। एक अजीब क्षण था, क्योंकि उसने अपना चेहरा सीधा रखा और कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि मैं पूछूं कि क्या वह वही है जिसने उबर का ऑर्डर दिया था, उसकी आंखें पीछे की सीट पर चली गईं। चारों ओर देखने से पहले उसने सिर हिलाया और मेरी तरफ देखा। क्या आप मुझे कुछ बाहर ले जाने में मदद कर सकते हैं? तकनीकी रूप से कार काम पर थी, इसलिए मेरा प्रतिक्रियात्मक उत्तर हां था, यह मानते हुए कि यह बस कुछ सामान या कुछ और था। लेकिन मुझे बिना सोचे समझे उत्तर देने का पछतावा हुआ। वह घर की ओर चलने लगा, इसलिए मैं कार से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वह पोर्च पर पहुंचा, उसने दरवाजा खोला और बिना मेरी ओर देखे अंदर भाग गया। मैं उसकी गति से मेल खाता हुआ पोर्च पर पहुंच गया। वाइड ओपन डोर ने एक खाली हॉलवे दिखाया, जिसमें अभी भी कोई रोशनी नहीं थी और वह आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। मैं उसके चलने की कोई पदचाप भी नहीं सुन सकता था। वहां खड़े होकर एक अजीब सी भावना मेरे ऊपर छा गई। सर, मैंने आवाज लगाई। घर शांत था। अंदर से कोई प्रतिक्रिया या हलचल नहीं थी। दरवाजे के पीछे यह जल्दी ही लगभग अंधेरा हो गया और यह भयानक रूप से शांत था, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता था। मैं मुड़ा और अपनी कार की ओर भागा, फिर खेतों से होकर मुख्य सड़क पर चला गया और उबर को रद्द कर दिया। उस रात का मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह था कि मैं अंदर नहीं गया। मैंने जो भी सोचा वह सब कह दिया, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे पास पुलिस को सूचित करने का कोई अच्छा कारण नहीं था। लेकिन जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि यह कुछ भयानक था। मैंने इस घटना के लगभग 1 महीने बाद फार्म हाउस के बारे में कुछ जानकारी भी देखी और मुझे बस इतना पता चला कि इसे आखिरी बार 1960 के दशक में बेचा गया था। इसलिए जिस आदमी को मैंने देखा वह लगभग निश्चित रूप से मालिक नहीं था, वह शायद वहां रहता भी नहीं था। उस घर के अंदर मेरा क्या इंतजार था? अगर मैं उसके पीछे चला जाता तो यह कुछ ऐसा होता जो मुझे कभी भी पक्का पता नहीं चल पाता। मैं अपने शहर के कब्रिस्तान में ग्राउंडकीपर हूं। लोकप्रिय धारणा के बावजूद यह काम आमतौर पर इतना डरावना नहीं होता है।
लेकिन इस जगह के बारे में मुझे जो एकमात्र चीज परेशान करती है वह है कुछ घंटियां जो अभी भी कुछ कब्रों के पत्थरों पर लगी हुई हैं और जो लगभग 2 शताब्दियों से वहां है। हालांकि रात में कुछ भी नहीं होता और मैं बस अपने नियमित काम में लगा रहता हूं। कभी कभी बच्चों का एक समूह दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वे मुझे देखते हैं वे हमेशा भाग जाते हैं। क्योंकि हमारा शहर अपेक्षाकृत छोटा है, यह कई मील के भीतर एकमात्र कब्रिस्तान है, इसलिए यह कब्रिस्तान वास्तव में बहुत बड़ा है ताकि सभी पत्थरों को फिट किया जा सके। यह गर्मियों के बीच में एक गुरुवार को हुआ था। मैं 10:10 बजे पहुंचा था। हमेशा की तरह मैं छोटी ईंट की इमारत में गया जिसे हम आउटपोस्ट कहते हैं। यह एक कमरा था जिसमें कुछ सुरक्षा स्क्रीन और सामान्य रखरखाव उपकरण थे और साथ ही रात की शुरुआत के लिए एक छोटा बाथरूम था। मैंने चाबियां लीं और मुख्य प्रवेश द्वार पर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी गेट के दूसरी तरफ घास में चल रहा था। उसने एक काली हुडी पहनी थी और वह बाड़ के साथ साथ चल रहा था। वह जहां मैं था वहां से कुछ ही फीट की दूरी पर था। मैंने 1 मिनट तक इंतजार किया और उसे गेट से आगे बढ़ते हुए और बाड़ के साथ साथ चलते हुए देखा, लेकिन उसे कुछ और करते हुए न देखकर मैं वापस आउटपोस्ट में चला गया। मैंने चाबियां वापस दीवार पर रख दी और आधे घंटे तक अंदर रहा, जबकि मैंने कुछ चीजों को देखा जो दिन के श्रमिकों ने मुझे छोड़ी थी। फिर लगभग 11 बजे मैंने रनर की चाबी ली और इसे एसएचएफ से लेने के लिए बाहर गया। यह सिर्फ एक छोटा एटीवी था जिसमें पीछे की तरफ एक टोकरी थी जिसे हम यार्ड का काम करते समय इस्तेमाल करते थे। मैंने इसे बाहर निकाला और प्रत्येक कब्र के पत्थर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई नुकसान न हुआ हो, और पीछे छूटे हुए फूल या अन्य सामान को उठाना शुरू कर दिया। हम ऐसा हर गुरुवार को करते हैं क्योंकि अधिकांश अंतिम संस्कार सप्ताहांत में होते हैं ताकि लोगों को अपना सामान लेने का समय मिल सके अगर वे चाहें, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं। मैं इधर उधर चला गया और कुछ फूल एकत्र किए और उन्हें रनर के पीछे रख दिया। जब मैंने यार्ड के दूसरी तरफ एक आकृति देखी, तुरंत मैंने चारों ओर देखा कि कोई और लोग तो नहीं है। यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह एक समूह है, लेकिन यह सिर्फ एक आदमी था। मैंने उसकी ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन एटीवी की बहुत तेज आवाज के बावजूद वह आदमी मेरी ओर नहीं देख रहा था। वह बस यार्ड से चलता रहा, यह सोचकर कि यह आदमी शायद हाल ही में हुई किसी हानि से परेशान है। मैं उसके ठीक बगल में रुका और पहले तो विनम्र होने की कोशिश की। मुझे खेद है सर, लेकिन यार्ड कल सुबह तक बंद है। मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं। वह मेरी ओर देखे बिना चलता रहा। मैं उसके बगल में रुका फिर से, और इस बार उस पर उतना आसान नहीं रहा। तुम्हें अब जाना होगा या पुलिस को अतिक्रमण के लिए शामिल होना पड़ेगा। वह आखिरकार रुक गया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल और चौड़ी थीं और वह मुस्कुरा रहा था। यह एक उदास मुस्कान की तरह था। मुझे नहीं पता, लेकिन यह मुझे डरा रहा था। कुछ सेकंड तक हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। फिर वह आदमी मुझ पर झपटा। उसने धावक के किनारे मारा और मैं भागने में सफल रहा इससे पहले कि वह मुझे पकड़ता। मैं जल्दी से मुड़ा और सीधे चौकी की ओर चल दिया और अपने रेडियो पर 911 पर कॉल किया। मैंने एटीवी को बाहर पार्क किया और सुरक्षा कक्ष में चला गया। पुलिस को स्थिति के बारे में सूचित करना जारी रखा। विभाग केवल कुछ मिनट की दूरी पर है, इसलिए मैं चौकी में गया और सुरक्षा कैमरों के माध्यम से देखने लगा कि वह आदमी कहाँ गया। इससे पहले कि मैं उसे स्क्रीन पर देख पाता, जोरदार धमाके ने मेरे पीछे के दरवाजे को हिला दिया। उसने दरवाजे को लगातार हिलाया जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर था। छोटी सी इमारत के फर्श और दीवारें हिलने लगीं। वहां खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने बस दरवाजे को हिंसक रूप से हिलते हुए देखा और उम्मीद की कि यह टूटेगा नहीं। मैंने जल्दी से डिस्पैचर से पूछा और उन्होंने मुझे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा क्योंकि अधिकारी केवल 1 मिनट की दूरी पर थे। फिर शायद 10 सेकंड बाद धमाका बंद हो गया और मैंने उस आदमी को भागते हुए सुना। मैंने स्क्रीन पर वापस देखा कि वह किस दिशा में भागा है। जैसे ही अधिकारी आए, मैंने उन्हें बताया कि वह कहां भागा। एक त्वरित नजर के बाद, हालांकि उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। वह जिस दिशा में भागा
वह पेड़ों के झुंड की ओर था और यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह आदमी कितना खतरनाक था, इसलिए अंधेरे में उसका पीछा करना कोई विकल्प नहीं था। मैंने एक आधिकारिक रिपोर्ट बनाई और हफ्ते बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वह हाल ही में हुई मौत की वजह से मानसिक रूप से कमजोर था या क्या, लेकिन जो हुआ वह संभवतः कभी नहीं होगा। मैं उस समय अपने भाई के साथ एक बहुत छोटे से 2 बेडरूम वाले घर में रह रहा था। यह वास्तव में पुराना था और शहर के एक खराब हिस्से में था। हम दोनों वहां से दूर जाने के लिए पैसे बचा रहे थे और शुक्र है कि हम कुछ महीनों बाद वहां से जा पाए। हालांकि उस समय मैं एक अस्पताल में रात भर काम कर रहा था और मेरा भाई एक किराने की दुकान में मिड शिफ्ट में काम करता था। इस वजह से हम एक दूसरे को सिर्फ नमस्ते या अलविदा कहने के लिए ही देख पाते थे। यह मेरा छुट्टी का दिन था और चूंकि मैं रात भर काम करता था, इसलिए मैं आमतौर पर अपने सोने के शेड्यूल को एक जैसा रखने की कोशिश करता था। इसलिए मैं रात 8 बजे उठता था, नाश्ता करता था और फिर अपने भाई का अभिवादन करता था जब वह काम से घर आता था। कुछ घंटों बाद वह सोने चला गया और मैं लिविंग रूम में नेटफ्लिक्स देखता रहा। शो देखते देखते मैं ज्यादा देर तक आराम करता रहा। अचानक कमरे में बाहर से एक रोशनी आई, सामने की खिड़की से। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे ड्राइववे में गाड़ी चला रहा हो। मैं उठा और बाहर देखने गया। देखा कि मेरी कार के पीछे एक कार खड़ी है। उनकी लाइटें अभी भी जल रही थीं और अंदर कौन है यह दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास देखने के लिए ज्यादा समय नहीं था। हालांकि अचानक सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। बेशक मुझे तुरंत पता चल गया कि यह कितना अजीब था, लेकिन इससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि जब मैंने सामने के दरवाजे से बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। एक आदमी पोर्च के ठीक बाहर बारिश में खड़ा था। मुझे नहीं पता था कि यह कार वाला व्यक्ति था या कोई और, लेकिन किसी भी तरह से मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं था। मैं खिड़की पर वापस गया और कुछ मिनट इंतजार किया। आदमी पोर्च से होते हुए कार तक गया और यात्री सीट पर बैठ गया। फिर वे पीछे हट गए और चले गए। मुझे लगा कि यह वाकई अजीब है, लेकिन शायद वे गलत घर में थे। मैं वापस बैठ गया और अपना शो फिर से देखने लगा। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे सोफे पर लेटा रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं सो गया। मैं ज्यादा देर तक नहीं सो पाया, शायद 15 से 20 मिनट, क्योंकि टीवी अभी भी चालू था और शो का सिर्फ एक एपिसोड ही चला था जिसे मैं देख रहा था। मैंने उसे रोक दिया और उठकर बैठ गया, पानी की एक घूंट ली और नींद से उबरने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि बारिश बहुत तेज थी। मैंने अपना शरीर घुमाया और सामने के दालान की तरफ देखा। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। घबराहट का एहसास हुआ। मैं दौड़कर गया और उसे देखा। मुझे पता था कि मैंने उसे पहले भी बंद किया था, इसलिए मुझे सिर्फ यही समझ में आया कि मेरे भाई ने ऐसा किया होगा। मैं जाग गया था और किसी कारण से बाहर चला गया था, या कम से कम यही मैं उम्मीद कर रहा था। यह मेरे दिमाग के पीछे था। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो पहले दिखाई दिए थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया, फिर अपने भाई को बुलाया। घर शांत था, छत पर बारिश की आवाज के अलावा, और मेरे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा और दालान में नीचे देखा। उसके कमरे का दरवाजा खुला था, जो वास्तव में अजीब था अगर वह अभी भी सो रहा था। जैसे ही मैं करीब गया, हालांकि मैं सुन सकता था कि उसके कमरे में कई लोग इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, एक आदमी दौड़ता हुआ बाहर आया और मुझे धक्का दिया और दालान से नीचे चला गया। एक और आदमी उसके पीछे दौड़ता हुआ मेरे चारों ओर और सीढ़ियों से नीचे चला गया। जैसे ही मैं जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मेरा भाई कमरे से बाहर आया और उसने पुलिस को बुलाने के लिए कहा क्योंकि वह सीढ़ियों से नीचे उनका पीछा कर रहा था। मैं अचानक हुई हर चीज से स्तब्ध था, लेकिन मैंने जैसा किया उन्होंने कहा कि जब मैं उनके पीछे गया तो दोनों घुसपैठिए हमारे घर की तरफ भागे और सड़क पर आ गए, और मेरे भाई ने उनके पीछे सब कुछ बंद कर दिया जबकि हम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जगा दिया और उसे बात करने से रोकने के लिए चाकू पकड़ लिया।
उन्होंने कहा कि यह सब मेरे जागने से 1 मिनट पहले ही हुआ था। लेकिन जब उन्होंने मुझे ऊपर आते सुना तो वे घबरा गए और बस भाग गए। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वे वहां क्यों थे या वे क्या चाहते थे। क्या यह हमारे ऊपर एक योजनाबद्ध हमला था, यह तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे विशेष रूप से मेरे भाई को निशाना बना रहे थे। लेकिन शायद उन्होंने मुझे सोफे पर नहीं देखा। यह कहना मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा, हम इस घटना के तुरंत बाद वहां से चले गए और उसके बाद कुछ और नहीं हुआ।